चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखें 52nd वाला क्वेश्चन आपके सामने है और चार हमारे जो वर्ड है, फर्स्ट हमारा ये है एडवेंट, फिर है हमारा माउंटिंग और थर्ड वर्ड फ्यूचर और लास्ट फोर्थ वाला वर्ड जो है इशू। अब इसमें भी हम लोग जो है ट्रिक से करने वाले हैं, दोनों तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। ट्रिकी तरीके से भी मैं बताऊंगा आप लोगों को और मीनिंग वाइज पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देखो, विद जापानीज एडवेंट टूवर्ड्स इंडिया द प्रेशर वाज माउंटिंग ऑन ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम चाइना, the US and the UK to solve the future of the issue status of India before the end of the war। क्या इसमें बताया जा रहा है कि with the Japanese advent towards, एक एक वर्ड का पहले हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। देखो, एडवेंट का मतलब होता है मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है ना। क्या मीनिंग इसका होता है? मूविंग अहेड या मूविंग फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ना, ठीक है। अप्रोच जिसको हम बोलते हैं अप्रोचिंग, ठीक है, कि जापानीज जो है वो आगे की ओर अप्रोच कर रहे हैं। किस ओर अप्रोच कर रहे हैं? इंडिया की ओर, है ना। विद जापानीज एडवेंट की वो एडवेंट कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं इंडिया की ओर। द प्रेशर वाज माउंटिंग, माउंटिंग का यहां पर मतलब होता है बिल्डिंग की, BUILDI बिल्डिंग, या फिर प्रेशर वाज क्रिएटिंग। जो प्रेशर है वो क्रिएट होता जा रहा है, वो बिल्डअप होता जा रहा है किसके ऊपर? ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर। कहां से? फ्रॉम चाइना से। द यूएस एंड द यूके, मतलब कहां से? चाइना से, यूएस से और यूके से। किस बात का? टू सॉल्व द फ्यूचर ऑफ द इशू स्टेटस, तो फ्यूचर सॉल्व करने के लिए इशू स्टेटस का। तो अब देख लेते हैं एक एक करके हमारा वर्ड। देखो, फर्स्ट वाला वर्ड क्या लिखा है? सबसे पहले देखो, विद द जापानीज डैश टूवर्ड्स इंडिया, कि जापानीज जो है वो क्या हो रहे हैं? डैश हो रहे हैं। किस और? टूवर्ड्स इंडिया, इंडिया की ओर। मतलब एक चीज हमको समझ में आ रही दोस्तों कि यहां पर ये जो प्लेस है ये किसकी है? वर्ब की। किसकी प्लेस है? वर्ब की। और यहां पर आप देखो जापानीज, तो जापानीज जो है वो आपका एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है ना। क्या है? प्लूरल वर्ड है। तो यहां पर वर्ब जो है वो आपका प्लूरल आने वाला है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने वाला है। और एडवेंट जो है, ध्यान देना, अब यहां पर मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं कि एडवेंट जो है वो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। एडवेंट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और मूव फॉरवर्ड इसका मीनिंग है। मुझे एक चीज बताओ, इसके अलावा और कौन सा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको दिख रहा है? देखो, माउंटिंग आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी वाला फॉर्म है, तो ये नहीं होने वाला है, ये इसको रिप्लेस नहीं करेगा। फ्यूचर जो है ये आपका नाउन है और इशू जो है ये भी आपका नाउन है। इसका मतलब एक ही वर्ब हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है। इसका मतलब जो फर्स्ट है इसकी पोजीशन यही रहने वाली, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखो जरा फर्स्ट का ऑप्शन, अच्छा यहां पर मैंने आप लोगों को ऑप्शन नहीं दे पाया, चलिए ऑप्शन में अभी फटाफट आप लोगों को दे देता हूं। एक मिनट, चलिए ये ए हो गया, यहाँ बी, सी और ये डी और यहाँ पर ई हो गया, ठीक है। अब ऑप्शंस में आप लोगों को दे देता हूं दोस्तों कि यहां पर आप ले लेते हैं, फर्स्ट हमारा है 2 3, फिर 2 3 हो गया, 2 4 1 3, ठीक है, 2 3 2 4 1 3 3 4 और यहां पर है हमारा नो चेंज, ठीक है ना। ऑप्शन में आप लोगों को देना भूल गया था, ठीक है। तो चलिए यहां पर ऑप्शन आपके सामने है 2 3 2 4 1 3 3 4 और नो चेंज, ये आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं। देखो फर्स्ट वाला जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पर आना है, उसी की जगह है, क्योंकि जैसे ही विद जापानीज डैश टूवर्ड्स इंडिया, कि इंडिया की और कुछ डैश हुआ, कुछ डैश किया, कोई एक्शन है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वन में कोई रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला है। इसका मतलब जहां पर भी वन का रिप्लेसमेंट है वो ऑप्शन आप कट कर दो, ठीक है ना। वो ऑप्शन आप क्या कर दो? कट कर दो। सी वाला कट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, टूवर्ड्स इंडिया द प्रेशर वॉज माउंटिंग ऑन ग्रेट ब्रिटेन, जो प्रेशर था वो क्या हो रहा है? वो बिल्डअप हो रहा है, वो माउंट हो रहा है। किसके ऊपर? ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर, चाइना के ऊपर, अच्छा ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर। अब यहां पर आप देखो, वॉज आपका ये हेल्पिंग वर्ब है,
ठीक है, और यहां पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म बिल्कुल सही लग रहा है, सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस टेंस में है, इसका मतलब सेकंड की जो पोजीशन है वो भी कोई भी चेंज वो नहीं होने वाली है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। इसका मतलब सेकंड जहां पर भी रिप्लेस ऑप्शन में दिया है वो ऑप्शन आप कट कर दो, 2 3 का रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला है, ए वाला हमने कैंसिल किया, 2 4 का रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला है, वो हमने कैंसिल किया। अब क्या होने वाला है दोस्तों, या तो आपका 3 4 होगा या फिर नो चेंज, कोई भी चेंज इसमें नहीं होने वाली, ठीक है। देखते हैं, तो देखो प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो रहा था, किसके ऊपर माउंटिंग हो रहा था, ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर, किसकी ओर से, चाइना की ओर से, यूएस की ओर से और यूके की ओर से। किस चीज का, टू सॉल्व द फ्यूचर ऑफ, अब मुझे एक चीज बताओ, किसका, टू सॉल्व द भविष्य, किसका भविष्य सॉल्व करना है। अब आप ये बताओ फ्यूचर को सॉल्व कैसे करेंगे, फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर को सेव कर सकते हैं, फ्यूचर को हल कैसे, भाई भविष्य को कैसे हल करेंगे। तो यहां पर आपका देखो ये वर्ब सॉल्व करना, और क्या सॉल्व करते हैं, किसी का भविष्य सॉल्व करते हैं, नहीं करते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोई इशू सॉल्व करते हैं। जाहिर सी बात है यहां पर दोस्तों 3 और 4 का हमको रिप्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा डी वाला है, ठीक है। कंपैरेटिवली ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका इजी है, ठीक है, जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हमने देखे थे उस हिसाब से यहां पर ये आपका इजी है कि भाई हम किस चीज को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, द इशू, किसकी बात कर रहे हैं, इशू की बात कर रहे हैं ऑफ द फ्यूचर स्टेटस, जो आगे का भविष्य का जो स्टेटस क्या होने वाला है इंडिया का बिफोर द एंड ऑफ वॉर, वॉर के एंड में उसको सॉल्व करना, यहां पर उसका उनके ऊपर प्रेशर माउंट हो रहा था, ठीक है। मीनिंग वाइज यहां पर बिल्कुल क्लियर हो रहा है। देखो द है, उसके बाद नाउन ही आना है, और इशू जो है ये भी हमारा नाउन है, यहां पर भी द है, द के बाद आपका फ्यूचर बिल्कुल सही जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का 3 4 जो है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। एक बार पूरा राइट आंसर पढ़ लेते हैं। देखो, विद द जापानीज एडवेंट टुवर्ड्स इंडिया द प्रेशर वाज माउंटिंग on Great Britain from China, the US and the UK to solve the future, नहीं, to solve the issue of the future status of India before the end of the war। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से, और अगला क्वेश्चन आप देखें आपके सामने है, नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 53 वाला जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं और बढ़िया एकदम ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो क्या इसमें बोला जा रहा है कि द यूरोपियन यूनियन इज लुकिंग टू बैन सिंगल यूज प्लास्टिक्स एज द वर्ल्ड इज सेट फॉर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स टू आवर प्लास्टिक ऑब्सेस्ड पैकेजिंग इंडस्ट्री। देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आपको सॉल्व करने के लिए या कोई भी ट्रिक लागू करने के लिए 2-3 चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था, एक आप लोगों को जो है वोकैब का नॉलेज आपको होना चाहिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे वर्ड्स हैं एक्सक्यूज मी, ये जो हमारे वर्ड्स हैं इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है ना। ये एक्सक्यूज मी, देखो हाँ, तो ये इनके जो है ना पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, मतलब ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वो क्या है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि इन शब्दों के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीपोजिशन का नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड के बाद कौन सा वाला प्रीपोजिशन आता है। ये 3 चीजें आप लोगों को क्लियर होगी, कोई भी जो ट्रिक है वो आसानी से आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे फर्स्ट हमारा जो वर्ड है लुकिंग, ठीक है, सेकेंड आपका प्लास्टिक्स है, थर्ड है आपका सेट, और फोर्थ है आपका ऑल्टरनेटिव। देखो इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बताऊंगा, चाहे आपको पूरा सेंटेंस समझ में आए ना आए कोई इशू नहीं, ठीक है ना, मीनिंग उसका समझ में नहीं भी आए तो भी चलेगा, बस ये जो वर्ड्स आपके हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला वर्ड हमारा क्या है कि लुकिंग। अब लुकिंग के साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर क्या लिखा है टू, लेकिन लुकिंग के साथ टू प्रीपोजिशन नहीं आता है।
लुकिंग के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है? फॉर प्रीपोजिशन। बिल्कुल आपको दिमाग में ये चीज रखना है कि लुकिंग जो है उसके साथ फॉर प्रीपोजिशन आता है। देखो जरा फॉर कहां लिखा है, आप देखो यहां पर एज लगा है और ये आपका फॉर है, और उसके अलावा जो है वहां पर टू लगा है। इसका मतलब 1 का और 3 का आपका रिप्लेसमेंट है। बात खत्म, आंसर आपका 1 3। ठीक है, सी वाला आपका आंसर। इतनी आसानी से आप लोग आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, बस एक प्रीपोजिशन का नॉलेज आपको पता है अगर है तो आप इतनी आसानी से ये आंसर आपके सामने आ गया दोस्तों। देखो ठीक है ना, तो ये तो हमने एकदम शॉर्ट ट्रिक लगाई। अब हम लोग पूरा इसको समझते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन इज लुकिंग टू बैन। अब जैसे मैंने बताया कि ये तो होना नहीं है, तो यूरोपियन यूनियन इज सेट टू बैन सिंगल यूज प्लास्टिक्स की क्या बैन करने के लिए वो सेट हुआ। सेट का मतलब है इन्होंने प्लान कर लिया, पूरी तरीके से इन्होंने इस चीज को निर्णय ले लिया। उन्होंने ये प्लान कर लिया, किस चीज को बैन करने का प्लान कर लिया, एक सिंगल यूज प्लास्टिक, जो एक बार में वन टाइम यूज जो प्लास्टिक्स होती है उनको बैन करने का यूरोपियन यूनियन ने प्लान कर लिया। ठीक है, अब देखो यहां पर ये आपका वर्ड लिखा है सिंगल यूज। ठीक है, जो कि यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और उसके बाद में यहां पर आपका नाउन है, और जाहिर सी बात है दोस्तों इन दोनों का पेयर आपका बन रहा है। क्या आप ऐसे बोलोगे सिंगल यूज ऑल्टरनेटिव्स, है ना? क्या इस तरीके से बोलोगे? क्या आप ऐसे बोलोगे सिंगल यूज लुकिंग? नहीं, सिंगल यूज सेट। हालांकि ये दोनों तो होना ही नहीं है, ऑप्शन आपके पास केवल ये बचा है, मतलब 1 3 तो आपका है। उसके अलावा मैं बात कर रहा हूं कि 2 4 का क्या होगा, नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पर नाउन ही हमको चाहिए। ठीक है ना, क्या चाहिए? नाउन चाहिए, और ये इन दोनों का पेयर बन रहा है। इसका मतलब 2 का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं होना है, ये अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो टू बैन सिंगल यूज प्लास्टिक्स एज द वर्ल्ड इज, देखो यहां क्या होगा, द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर। ठीक है, लुकिंग फॉर मतलब वर्ल्ड किसकी ओर देख रहा है? सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प की ओर जो है दुनिया आज देख रही है। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, और सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, क्या मतलब होता है? लॉन्ग लास्टिंग, मतलब एक ऐसा ऑल्टरनेटिव जो काफी लंबे समय तक चले, है ना? तो ऑल्टरनेटिव्स टू आवर प्लास्टिक ऑब्सेस्ड पैकेजिंग इंडस्ट्री, तो एक तरह से हमारी जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है जो कि प्लास्टिक से ऑब्सेस्ड है, प्लास्टिक से बिल्कुल लिप्त है, भरी हुई है, या प्लास्टिक बिल्कुल हर जगह जहां पैकेजिंग की बात होती है वहां प्लास्टिक की बात होती है, तो उसका एक विकल्प ढूंढने की जो है कोशिश की जा रही है। ठीक है ना, तो इस तरीके का यहां पर ये सेंस आ रहा है, और आंसर तो आपके सामने ऑलरेडी दोस्तों 1 और 3 का रिप्लेसमेंट होना है। और प्रीपोजिशन के नॉलेज के ऊपर हमने ये पता किया है कि आप देखो कि लुकिंग के साथ फॉर आता है, और सेट जो वर्ड है उसके साथ टू आता है, तो सेट टू बैन बिल्कुल सही होगा, और लुकिंग फॉर बिल्कुल आपका यहां पर करेक्ट होने वाला है। ठीक है ना, अब एक बार पढ़ते हैं पूरा राइट आंसर। देखो, द यूरोपियन यूनियन इज सेट टू बैन, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक्स एज द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स टू आवर प्लास्टिक ऑब्सेस्ड पैकेजिंग इंडस्ट्री। ठीक दोस्तों, क्लियर हुआ? थर्ड वाला सी वाला जो है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का, और अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 54 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। देखो इसको पढ़ते हैं। द राज़मेटास फॉर द टॉयलेट कंस्ट्रक्शन या फिर ODF certification has overshadowed the fact that the essence of universal water and sanitation coverage is derived from the right to life guaranteed by Article 21 of the Constitution। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर किसके बारे में बात की जा रही है। आप देखो यहां पर लिखा है राज़मेटास। ठीक है, राज़मेटास का मतलब होता है भागम भाग। ठीक है, दौड़ धूप जिसको कहा जाता है, एक तरह का जो शो अप
है ना, शो अप जिसको कहा जाता है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन या फिर शो अप या फिर जो एक्टिविटीज जिसको बोला जाता है ना, इसको कहा जाता है रज़मतास, ठीक है ना। शो अप होना या प्रेजेंटेशन होना, देखो क्या मीनिंग इसमें समझते हैं कि देखो रज़मतास फॉर द टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, मतलब ये जो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन या फिर ये जो गवर्नमेंट ने ओडीएफ का जो सिस्टम, सर्टिफिकेशन का जो सिस्टम गवर्नमेंट ने शुरू किया, उसकी जो दौड़ धूप, उसकी जो भागम भाग, उसका जो शो अप, उसका जो प्रेजेंटेशन हैज ओवरशैडोड द फैक्ट, उसने क्या किया, इस बात को ओवरशैडोड कर दिया। ओवरशैडोड का मतलब होता है कि इस बात को कवर अप कर दिया, ढाक दिया, ठीक है। तो क्या मतलब यहां पर निकल कर आ रहा है कि उस चीज को क्या कर दिया, कवर अप कर दिया। द फैक्ट, उस सच्चाई को कवर अप कर दिया that the essence of universal water and sanitation coverage is derived from the right to life, कि essence का मतलब होता है नीड, ठीक है ना, नीड, जरूरत, अवेलेबिलिटी। क्या बोला जा रहा है कि ये जो नीड है किस चीज की, यूनिवर्सल वाटर और सैनिटेशन कवरेज की, ये किससे डिराइव की गई, ये डिराइव की गई फ्रॉम द राइट टू लाइफ, मतलब ये जो है एक तरह से जो टॉयलेट्स हर घर में होना, सबको इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड होना, एक तरह से ये हर नागरिक का क्या है, यूनिवर्सल राइट है, ठीक है ना। वाटर और सैनिटेशन प्रोवाइड होना हर एक सिटीजन को वो उसका यूनिवर्सल राइट है, और वो राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है, जो कि गारंटी किया गया किसके द्वारा, इस आर्टिकल 21 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का था, इसके द्वारा गारंटीड किया गया, ठीक है दोस्तों। मीनिंग हमने इसका समझा, इसका मीनिंग वही हो रहा है कि ये जो दौड़ धूप है, ये जो भागम भाग है, तो ओडीएफ सर्टिफिकेशन लेने की या फिर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन की, ये इसने इस सर्टिफिकेशन लेने की जो भागम भाग है, जो प्रेजेंटेशन है, शो अप है, इसने इस बात को छुपा दिया, इस बात को कवर कर दिया कि ये वाटर और सैनिटेशन कवरेज जो है, ये एक्चुअली ये राइट टू लाइफ है, और ये गारंटीड किया गया किसके द्वारा, आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो समझा हमने। अब हम लोग देखते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप कि यहां पर कोई रिप्लेसमेंट है या फिर नो चेंज होगा। तो देखो क्या, द रज़मतास, ये आपका यहां पर नाउन हो गया, फॉर द टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर ओडीएफ सर्टिफिकेशन के लिए हैज। अब देखो दोस्तों, हैज यहां पर है, अब अगर हैज है, इसका मतलब यहां पर हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ओवरशैडोड जो है ये आपका बिल्कुल V3 है, मतलब ग्रामर के हिसाब से ये वर्ड आपका यहां पर बिल्कुल सही है। और मीनिंग वाइज भी अगर आप देखोगे तो क्या किया कि ये इस कंस्ट्रक्शन ने क्या कर दिया, कवर कर दिया, ढाक दिया, या उसको एक तरह से छुपा दिया, इस सच्चाई को छुपाने का कार्य किया। दैट द एसेंस ऑफ यूनिवर्सल वाटर, देखो द लगा है दोस्तों, अब द अगर लगा है तो उसके बाद नाउन आना चाहिए। अब एसेंस जो वर्ड है ये आपका नाउन है, ठीक है ना, एसेंस आपका नाउन है, और यहां पर मीनिंग क्या आ रहा है कि द नीड ऑफ यूनिवर्सल वाटर, की जरूरत, आवश्यकता, बिल्कुल यहां पर मीनिंग वाइज भी ये सही आ रहा है। इसका मतलब इसकी पोजीशन भी हमको बिल्कुल करेक्ट लग रही है, ठीक है ना। तो देखो, यूनिवर्सल वाटर एंड सैनिटेशन कवरेज इज डिराइव्ड फ्रॉम, देखो एक चीज आप बिल्कुल याद रखो कि ये जो वर्ड है आपका डिराइव, इसके बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, इसके बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, मतलब इसकी जगह भी बिल्कुल बराबर है, ठीक है ना। और ये आपका जो है पैसिव फॉर्म में बिल्कुल आपका स्ट्रक्चर बन रहा है भाई, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आपका कोई प्रीपोजिशन आता है, देखो हेल्पिंग वर्ब आया, उसके जस्ट बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, और फिर प्रीपोजिशन आया, समझ जाओ आपका पैसिव वॉइस का वो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां पर ग्रामर के हिसाब से ये वर्ड हमारा सही है। मीनिंग आप देखो कि सैनिटेशन कवरेज इज डिराइव्ड फ्रॉम,
ये द राइट टू लाइफ की ये जो सैनिटेशन कवरेज जो है ये कहां से प्राप्त किया गया, कहां से प्राप्त किया गया, राइट टू लाइफ है ना, जीवन का जो अधिकार है उसके अंतर्गत ये आता है। इसका मतलब सी वाला आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। अभी तक ए, बी और सी तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे उनकी जगह पर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, राइट टू लाइफ गारंटीड बाय आर्टिकल 24। देखो जो कि गारंटी किया गया, यहां पर गारंटीड बाय मतलब गारंटी किया गया आर्टिकल 24 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इसका मतलब यहां पर इसकी पोजीशन, डी की पोजीशन भी बिल्कुल दोस्तों यहां पर सही है। मतलब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा कोई भी चेंज नहीं चाहिए हमको, नो चेंज रिक्वायर्ड का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए दिमाग में, ठीक है ना। फिर से पढ़ते हैं, देखो रस्मिटास फॉर द टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, भागम भाग जो है या और ये सर्टिफिकेशन लेने की, इसने क्या किया, कवर अप कर दिया, ओवर शेडोड कर दिया इस फैक्ट को कि ये जो जरूरत है किसकी, यूनिवर्सल वाटर और सैनिटेशन कवरेज की, ये डिराइव्ड की गई कहां से, फ्रॉम द राइट टू लाइफ से, गारंटीड बाय जो कि गारंटी किया गया आर्टिकल 21 किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। दोस्तों बिल्कुल सही हमारा ये पर्टिकुलर सेंटेंस है और नो चेंज रिक्वायर्ड इसका आंसर होगा। ठीक, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 हमारा, द सुप्रीम कोर्ट लीड इट वॉज कंक्लूडेड शुड नॉट रूलिंग टू अ फर्दर डिमिनिशिंग ऑफ द स्टैचर ऑफ द आरबीआई। अब देखो पढ़ने से ही लग रहा है कि वर्ड का रिप्लेसमेंट तो होना है, ठीक है ना। देखो सुप्रीम कोर्ट लीड, भाई अगर लीड होता तो लीड के बाद देखो कितनी बढ़िया ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं शुरू में ही कि लीड जो वर्ड है ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। भाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और लीड के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है। बिल्कुल 100% ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, लीड जो वर्ड है उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सॉरी लीड जो है उसके बाद टू प्रीपोजिशन आता है। अब देखो आप जरा टू प्रीपोजिशन कहां पर लिखा है, अब देखो टू प्रीपोजिशन हमारे पास यहां पर ऑफ है, ये हमारा टू प्रीपोजिशन है और यहां तो डिमिनिशिंग लिखा है। इसका मतलब ए और बी का रिप्लेसमेंट यहां पर हमको दिख रहा है। ठीक है, अब देखो रूलिंग आएगा कि नहीं, देखो द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, रूलिंग का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, एक तरह से जो रूल आउट किया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, तो रूलिंग भी यहां पर बिल्कुल बराबर आ रहा है। और यहां पर पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इट वॉज कंक्लूडेड, कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में ये कंक्लूड किया गया, इट वॉज कंक्लूडेड शुड नॉट लीड टू, क्या हो, शुड नॉट लीड टू अ फर्दर डिमिनिशिंग फॉर द स्टेचर ऑफ द आरबीआई। इसका मतलब एक हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर है, ए बी हमारा आंसर आ गया। देखो दोस्तों ये होता है ट्रिक का कमाल, कितनी आसानी से हम लोगों ने बिल्कुल विद इन 10 सेकेंड के अंदर हमने हमारा आंसर निकाल लिया। अगर आपको पता है, और काफी सारे बच्चों को पता भी है कि लीड आपका वर्ब है और उसके बाद टू प्रीपोजिशन आता है, आंसर आपके सामने, ठीक है। और सी और डी का आपका देखो यहां एक्सचेंज, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सी डी कोई ऑप्शन में, अच्छा सी डी है लेकिन उसके बाद दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो फिर भी हम लोग ट्राई मारते हैं, ये ट्रिक की तरीके से बताया, आप पूरा थोड़ा डिटेल में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको समझते भी हैं हम, ठीक है ना। तो देखो सुप्रीम कोर्ट लीड, ये तो होगा नहीं, देखो सुप्रीम कोर्ट लीडिंग रूलिंग, उसके बाद कॉमा है कि सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग हुई और उसमें ये बात कंक्लूड की गई, कंक्लूडेड शुड नॉट लीड टू अ फर्दर डिमिनिशिंग, कि ये नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डू अ फर्दर डिमिनिशिंग, फर्दर का मतलब होता है और आगे, डिमिनिशिंग कम नहीं होना चाहिए, ऑफ द स्टेचर ऑफ आरबीआई। अब स्टेचर जो वर्ड है दोस्तों इसका मतलब होता है रेप्यूटेशन, क्या मतलब होता है,
रेप्यूटेशन की क्या बोला गया है कि फर्दर जो है डिमिनिशिंग और अधिक या और आगे जो है उसकी जो रेप्यूटेशन है वो क्या नहीं होना चाहिए, और ज्यादा डाउन नहीं होना चाहिए, किसकी, आरबीआई की। ठीक, इस हिसाब से मीनिंग वाइज भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ए बी का रिप्लेसमेंट यहां पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इट वाज कंक्लूडेड शुड नॉट लीड टू अ फर्दर डिमिनिशिंग ऑफ द स्टेच्योर, की अब जो है और अधिक आरबीआई की जो रेपुटेशन है उसको धूमिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, ये इसका मीनिंग आ रहा है। ठीक है, जो कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, और थर्ड वाला आपका आंसर है। इजी क्वेश्चन था ये आपका कंपैरेटिवली। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56 वाला हमारा क्वेश्चन। व्हेन सार्क वाज परस्यूड in 1985 it created the hope that goal understanding would be established as a regional political mutual। देखो इसमें मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है ना। ट्रिक से हम लोग करते हैं कि इसमें आप सबसे पहले ये देखो कि कौन सा वर्ड जो है वो अनफिट है, वो बिल्कुल उस पोजीशन पर नहीं आने वाला है। जैसे अगर आप लास्ट पर नजर डालोगे तो देखो रीजनल पॉलिटिकल म्यूचुअल, क्या यहां पर बोला जा रहा है, एज अ रीजनल पॉलिटिकल और म्यूचुअल, तो ये आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब डी जो है, डी को आप उसको एक्सचेंज करने वाले हो। अब मुझे बताओ इन ऑप्शंस में डी वाला कहां पर है, तो देखो डी यहां पर भी है ए डी, और यहां पर भी आपका डी है, और यहां पर भी है, तीन ऑप्शंस है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो अपनी प्लेस से नहीं हटने वाला है, बिल्कुल वहीं पर स्टिक रहने वाला है। ऐसा कोई वर्ड आपको दिख रहा है क्या? तो देखो व्हेन सार्क वाज परस्यूड इन 1985 it created the hope that goal understanding, मतलब यहां पर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो उसकी प्लेस पर सही हमको लग रहा है। मतलब अब हमको थोड़ा सा हमको जो है मीनिंग के हिसाब से जाना पड़ेगा। दो ट्रिक हमने लगाई थी, वो ट्रिक हमारी एकदम कारगर नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मीनिंग के हिसाब से जाते हैं। आप देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है, व्हेन सार्क वाज डैश, बिल्कुल आप इसको जो है डैश मानकर चलो कि व्हेन सार्क वाज डैश इन 1985। बताओ जरा क्या होने वाला है कि परस्यूड, परस्यूड का मतलब क्या होता है? परस्यूड का मतलब होता है कंटिन्यू करना। क्या होता है परस्यू का मतलब? कंटिन्यू करना। तो क्या सार्क जो है वो कंटिन्यू हुआ? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये तो आपका रॉन्ग है, एक ही पोजीशन आपकी चेंज होने वाली है। अब थोड़ा सा इसमें अगर डिटेल में जाओगे, देखो दोस्तों इधर आपका है हेल्पिंग वर्ब, वॉज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और ये इसको आप डैश मान लो, और यहां पर आप देखो इन आपका क्या है? प्रीपोजिशन। इन आपका क्या है दोस्तों? प्रीपोजिशन। दोस्तों मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक, उसके बाद ये डैश ले लेते हैं, और उसके बाद आपका यहां पर प्रीपोजिशन आ गया। भाई ये पोजीशन कभी भी आपकी बनती है, आप समझ जाओ कि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। ठीक है ना, सेंटेंस आपका कौन सी वॉइस में है? पैसिव वॉइस में, पैसिव फॉर्म में सेंटेंस है। और ये स्ट्रक्चर पूरा कैसे होता है? ये स्ट्रक्चर पूरा होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। मेन वर्ब का क्या आने वाला है? थर्ड फॉर्म आने वाला है। अब चलिए, अब हमने ये चीज तो देख लिया कि भाई परस्यूड हमारा यहां पर नहीं फिट नहीं हो रहा है। परस्यूड अगर फिट नहीं हो रहा है तो दूसरा आप वर्ब ढूंढो जो थर्ड फॉर्म है। देखो गोल जो है ये आपका नाउन है, और म्यूचुअल जो है ये आपका एडजेक्टिव का काम यहां पर कर रहा है। ठीक है, तो नाउन और एडजेक्टिव, और एस्टैब्लिश जो है ये आपका क्या हो गया? वर्ब का सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म हो गया। इसका मतलब ए और सी का रिप्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है ना, ए सी का रिप्लेसमेंट हो सकता है। पढ़ते हैं, देखो व्हेन सार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985, बिल्कुल सही है कि जब सार्क जो है वो क्या हुआ था? फॉर्म हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था 1985 में, बिल्कुल सही है ना। आगे देखो, इट क्रिएटेड अ होप दैट डैश अंडरस्टैंडिंग वुड बी परस्यूड एज अ रीजनल पॉलिटिकल। तो आप यहां पर देखो वुड है और उसके बाद बी है, और बी के बाद में भी
अगर वर्ब आता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है दोस्तों? थर्ड वाला फॉर्म। और आपका जो परस्यूड है ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि द डैश अंडरस्टैंडिंग वुड बी परस्यूड, वो परस्यू की जाएगी, वो कंटिन्यू की जाएगी एज अ रीजनल पॉलिटिकल डैश, ठीक है। इसका मतलब ए और सी तो हमारा आंसर आ गया। अब देखो ए सी हमारा आंसर आ गया, ए सी हमारे पास ये यहां पर बी में है, मतलब बी डी भी इक्वल होने वाला है। तो ए सी का हमारा कंफर्म हो गया कि ए और सी का रिप्लेसमेंट है। अब देख लेते हैं बी और डी जो है इसका इंटरचेंज होने वाला है या फिर नहीं है। तो आप देखें कि व्हेन सार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985 इट क्रिएटेड अ होप, इसने क्या क्रिएट कर दिया? जब 1985 में सार्क की जब इसको जब एस्टैब्लिश किया गया, इसको जब इसकी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में कि इसकी जब फॉर्मेशन हुई तो इसने क्या किया? एक उम्मीद जगाई, है ना, उम्मीद क्रिएट की दैट गोल अंडरस्टैंडिंग। देखो गोल अंडरस्टैंडिंग तो होगा नहीं, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? म्यूचुअल। बिल्कुल सही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कई बार आप लोगों ने इसको सुना है कि कैसी अंडरस्टैंडिंग? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों पक्षीय द्विपक्षीय अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, समझौता जो बोलते हैं वो, मतलब बिल्कुल आपका डी वाला वर्ड यहां पर फिट हो रहा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वुड बी परस्यूड, वो आगे बढ़ेगी एज अ रीजनल पॉलिटिकल गोल। ये भी बिल्कुल ठीक है कि किस तरह के, जैसे कि एक रीजनल पॉलिटिकल जो उद्देश्य है, गोल है, उसके तरीके से। इसका मतलब यहां पर बी और डी का भी रिप्लेसमेंट है और आंसर आपके, सॉरी फोर्थ नहीं, आंसर जो है आपके सामने थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला जो है ये हमारा ए सी और बी डी, ये हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार पढ़ लेते हैं पूरा राइट आंसर। When SAARC was established in 1985, it created a hope that mutual understanding would be pursued as a regional political goal। ठीक, क्लियर हुआ? थर्ड वाला हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।